नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड में। हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने लंबे वक्त से बीमार चल रहे पीडीएफ कोटे के विधायक सुरेंद्र राकेश को मंत्री बनाए रखने पर सवाल उठाए हैं। किशोर उपाध्याय के मुताबिक इससे विभागों का कार्य प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता पीडीएफ कोटे से ज्यादा मंत्री होने की बात करते रहे हैं। ऐसे में किशोर उपाध्याय का बयान खासा मायने रखता है। क्या कहा किशोर उपाध्याय ने, आपको सुनाते हैं। सुरेंद्र राकेश जी मेरे परम मित्र हैं। हम दोनों ने साथ में विधानसभा में 5 साल लड़ाई लड़ी है, आप लोग जानते हैं। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि जो एक विभाग है और उसका मंत्री अगर कैबिनेट बैठक में नहीं शामिल हो पाए। देखो, हम उनके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी ठीक हो जाएं, वो सताई हो। लेकिन अब क्या हम ये करेंगे कि हर बीमार को जो है यहाँ मंत्री बना देंगे? ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो उस पर विचार करेगा केंद्रीय हाईकमान का ये अधिकार है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा कोई वो थोड़ी है उनसे, वो मंत्री बने रहे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मंत्री न बने रहे, लेकिन विभागों का कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई रास्ता निकालना चाहिए, ये मैंने सुझाव दिया। और कांग्रेस के पीडीएफ को लेकर अचानक हमलावर तीव्र क्यों हो गए हैं, इसे लेकर किशोर उपाध्याय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में भागीदारी निभा रही पीडीएफ के समर्थन को लेकर एक बार फिर से विवाद गर्मा गया है। क्या है पूरा मुद्दा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पीडीएफ को लेकर के बार बार अब चर्चाएं सामने आ रही हैं। क्या है ये मामला और आपका जो वक्तव्य है इस पूरे मामले में वो क्या है? हमारे एक मंत्री जिनके साथ कि हमने बड़ा लंबा 5 साल तक काम किया विधानसभा में, और मैं मानता हूं बड़े संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी है सुरेंद्र राकेश जी, बड़े लंबे समय से अस्वस्थ हैं। ईश्वर उनको दीर्घायु करे, बहुत जल्दी वो ठीक हों, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन कहीं न कहीं जब पॉलिटिकल लीडरशिप विभाग में नहीं होती है तो उसमें कई तरह की जो है विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। तो एक मेरी चिंता ये है, क्योंकि दोनों विभाग जो हैं वो जनता से बहुत ही नजदीक से जुड़े हुए हैं। समाज कल्याण है, पर्यटन है, परिवहन है। परिवहन से हर गरीब आदमी जो है वो यात्रा करता है, प्रदेश में करता है, प्रदेश के बाहर भी करता है, तो उसकी अपनी समस्या है। और दूसरा जो है समाज कल्याण, तो सबसे बड़ा विभाग है जिसमें सबसे गरीब आदमी जुड़ा हुआ है। तो उसमें मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप एक होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा जो है वो उस तरह का पुश नहीं है। तो मैंने अपनी चिंताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उनसे कहा है कि इसका कोई समाधान हम लोगों को निकालना चाहिए। 17 में चुनाव होंगे तो लोग कहेंगे कांग्रेस की सरकार थी, पीडीएफ की सरकार कोई नहीं कहेगा। सकारात्मक अंतर उन मंत्रालयों का कांग्रेस सरकार की छवि पर पड़ना चाहिए और कांग्रेस पर पड़ना चाहिए, पहली बात यह है। और दूसरी बात कि 2017 में उन विधानसभा चुनावों में, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, यही साल है, उसका 1 महीना निकलने जा रहा है, 11 महीने हमारे पास हैं, कि वहां कांग्रेस किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी। क्या वो लोग जो आज कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, या क्या जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होंगे तो हमारी जो वहां की लीडरशिप है, जो 2-4 जो उस तरह के लोग हैं चुनाव लड़ने वाले, तो हमको उनको खड़ा करना पड़ेगा, लीडरशिप को खड़ा करना पड़ेगा। तो मेरी चिंता ये है कि इस पर जल्दी से जल्दी जो है वो निर्णय हो जाना चाहिए। कब तक हो जाना चाहिए? इसमें मैक्सिमम 2-3 महीने में निर्णय हो जाना चाहिए, कि 2-3 महीने में निर्णय हो जाए तो उनको भी सुविधा होगी, हमारे साथियों को, कांग्रेस को भी सुविधा होगी। तो ये कोई मेरे ख्याल से कोई गलत बात तो नहीं है। आपके लिहाज से कुल कितने कांग्रेसी लीडरों को यहां पर ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो कि राज्य मंत्री के दायरे में आती है? देखिए, इस समय मेरे पास वो पूरी सूची तो नहीं है, मैं सूची प्राप्त करके आपको बता दूंगा। और मैं तो ये जानता हूं उत्तराखंड में बीजेपी के पास, हमारे प्रतिपक्ष के पास जरूर नेतृत्व का अभाव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, आप भी जानते हैं। हम तो ये है कि 2-3 प्रदेशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने नेताओं को, इतने क्षमतावान लोग हमारे पास हैं। वो तथ्यों के साथ है कि 171 ये हैं, और अगर 171 निकल गए तो जो सजा चोर की वो आप मुझे दे देना, और नहीं तो जो जिन्होंने आरोप लगाए वो बताएंगे उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना किशोर उपाध्याय जी को, जिन्होंने पीडीएफ के मसले पर बेहद ही सादगी और सावधानी के साथ अपनी बात को रखना मुनासिब समझा। कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हल्की फुल्की घबराहट जरूर शुरू हो गई है। अपने जो कैमरामैन मनीष श्रीवास्तव के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून।
अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से बीजेपी के सांसद अजय टम्टा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है और जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाया है। अजय टम्टा के मुताबिक प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने जिस पीडीएफ का सहारा लिया, अब वो उसे ही बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार है। लगातार कांग्रेस जिस प्रकार से जब जरूरत थी पीडीएफ की तो पीडीएफ का साथ लिया, जोड़ तोड़ करके राजनीति करके मंत्री का लालच दे करके सरकार बनाने का काम किया। अब जब वो बहुमत में आई है तो दो गुट आपस में कांग्रेस के अंदर के गुट भिड़ रहे हैं, इसलिए जनता के बजाय पूरा ध्यान कांग्रेस का सरकार को जोड़ तोड़ करके राजनीति करने का है और अपने मंत्री पद हत्या करके किसी प्रकार से इस प्रदेश के अंदर फिर से परेशानी में डालने का। इसलिए मुझे लगता है दोनों गुट आपस में संघर्ष कर पीडीएफ के साथ भी छल हो रहा है, पीडीएफ भी उसका फायदा उठा रही है। और पहले एक टाइम तो पीडीएफ भी बहुत फायदा उठा रही थी, मगर अब पीडीएफ की जरूरत नहीं है तो पीडीएफ को निकाल करके अपने विधायकों को मंत्री के पद और अपने गुटों को, संगठन को, पार्टी को खड़ा करने का काम करिए। जनता का कोई लेना देना नहीं। पिथौरागढ़ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस ने 42 विधायकों में से 36 विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, जबकि 171 पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। बीजेपी नेता के मुताबिक प्रदेश की कांग्रेस सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है, जबकि नए जिले के गठन से सरकार पीछे हट रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जनपदों के लिए हमारे पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसा नहीं है। दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी 171 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं और माननीय विधायकों को, जितने भी विधायक हैं, चाहे पीडीएफ के विधायक हों चाहे उनके सत्ता पर, सरकार को बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दें, जिसमें करोड़ों रुपया खर्चा आ रहा है। और इसके लिए तो आपके पास पैसा है, लेकिन नए जनपदों को सृजन करने के लिए, उसको अस्तित्व में लाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। और उधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत ने प्रदेश सरकार पर विपक्ष के विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार रही है, इस सरकार ने जो विपक्ष के विधायक हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। ये बैठक मीटिंग सीटिंग से कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई ये है कि सरकार के पास न तो आर्थिक संसाधन है, केवल झूठी घोषणाओं की सरकार वर्तमान में बंद करके आ गई है। और सच्चाई ये भी है कि जो हमारे अन्य विधायक हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विशेष तौर पर विधायक हैं, उनके क्षेत्रों में विकास कतई अवरुद्ध हो चुका है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। केवल उन्हीं के क्षेत्रों में नहीं, यहाँ ये चंपावत का ही विधानसभा क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ विकास की किरण आपको देखने में नहीं मिलेगी, केवल हवाई घोषणाएं हो रही है। जहाँ जिस चीज की आवश्यकता है उस बात की जिक्र ही नहीं होता। उधर पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों में बर्फीले तूफान से 12 घरों को नुकसान पहुंचा है। यहां कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि इनके आपको बताएं कि इलाके के 12 गांव में बर्फीले तूफान के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है और दोबारा तूफान की आशंका को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। उधर प्रशासन का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है। हाँ, पंजाचोली बेस में जो है आसपास के जो गांव हैं, जिसमें कुलथम है, पापड़ी है और फलियाटी आदि गांव में 5-7 गांव के सूचनाएं हैं कि 10-12 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, लेकिन कोई जनहानि की सूचना नहीं है। 2-3 परिवार जिनके मकान ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको सुरक्षित स्थानों पर स्थापित करा दिया गया और प्रशासन की टीम वहां मौके पर गई हुई है। जो भी अपडेट होगा आगे आपको बताया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो चमोली के पाड़ा, ईरानी और झीझी के ग्रामीणों को प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है। जिलाधिकारी के मुताबिक बर्फीली तूफान के बाद इन इलाकों में जरूरी चीजें मुहैया कराई गई हैं। वहीं प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। आपको बता दें कि इस इलाके में बर्फीले तूफान के चलते खासा नुकसान हुआ है। उसमें हमने जो आवश्यक सामग्री है, तिरपाल है, पॉलीथीन है और अन्य प्रकार की कंबल है, वो उनको हमने उपलब्ध कराया जाता। हमारी टीम कल रात ही वहां पहुंच गई थी ईरानी गांव में और अभी वो पाड़ा और झिंझी गांव में भी पहुंच गई है। उनके द्वारा तत्काल सामग्री का वितरण किया जा रहा है और राहत जो सामग्री है वो वितरित की जा रही है और सर्वे का कार्य उनके द्वारा अभी किया जा रहा है। उधर गढ़वाल कमिश्नर CH नपच्याल का कहना है कि वो जिन इलाकों में बर्फीला तूफान आया है उन इलाकों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावितों तक राहत पहुंचाई गई है। उत्तरकाशी में जो भटवाड़ी ब्लॉक है, उसके 2 गांव में करीब 4 मकानों के छत उड़ गए हैं, तो उनको हमने निर्देश दिया है कि तत्काल राहत उनको बांटे। उनकी टीम चली गई है
और चमोली जिले में जो दसोली विकास खंड है उसका जो सबसे दूरस्थ इलाका है पाणा हैरानी, तो उसमें करीब 10 मकान के छत पार्शियल हो रहे हैं, तो वहां भी टीम जा चुकी है। उनको जो भी अनुमन्य रहा था वो आज ही बढ़ जाए। और राज्य के उच्च हिमालयी इलाकों में गुरुवार को आए बर्फीले तूफान में करीब 100 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं कई जगहों पर बिजली के पोल गिर गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि करीब 100 के करीब घरों की छतों को उनको नुकसान हुआ है। हमने उसका आकलन मंगा लिया है और अलर्ट जारी है। और ये पहली बार है कि आपदा से पहले हमने आपदा वाले प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट सबको जारी कर दी थी और जो आवश्यक कदम उठाने हैं वो सब आवश्यक कदम उठाए गए। और प्रदेश में शुरू की गई शीतकालीन चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। आपको बताएं कि चारधाम यात्रा के द्वार ऋषिकेश में इस बाबत न ही किसी यात्री ने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराया और न ही काउंटर पर पूछताछ के लिए कोई यात्री ही पहुंचा। व्यापारियों के मुताबिक सरकारी प्रचार प्रसार के अभाव में यात्रा के प्रति तीर्थयात्रियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद व्यापारियों को ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए भी चिंता सताने लगी है। पॉइंट्स खोले गए हैं रजिस्ट्रेशन के शीतकालीन यात्रा। अभी सर हमने जो शीत सत्र के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर खोले, फिलहाल हमने ऋषिकेश वाले स्थान में इसी जगह पे ही रजिस्ट्रेशन के लिए अपने सिस्टम चालू किए हैं। हमने सोचा जैसे अगर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होती या यात्री ज्यादा बढ़ते तो हमारे ये वो थी कि अन्य स्थानों पर भी हम खोल सकते थे, लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है तो अभी फिलहाल हमारे ऋषिकेश में ही ये सेंटर चालू है। हरिद्वार नगर निगम में प्रदेश सरकार से नामित किए गए सभी 4 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। नामित सदस्यों ने कहा कि वो अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे। नामित होने पर हार्दिक अभिनंदन और इनकी शुभकामनाएं सबको, आपको और हमको। उन्होंने हमारे को कार्यभार सौंपा है, उसको बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाऊंगी और जितने भी हमारे कार्य क्षेत्र हैं उसके अंदर जितने भी कार्य होंगे उनके अंदर मैं सब कार्य करूंगी ईमानदारी से। अभी हमारा जो हमारे क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं हैं उनको हमारे को पूर्ण करना है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से बीजेपी के सांसद अजय टमटा का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 9 अगले 1 साल के भीतर सुविधाजनक बना दिया जाएगा। उनके मुताबिक केंद्र सरकार ने हाईवे में 6 कार्यों के लिए 64.72 करोड़ की धनराशि आवंटित की है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया 9 फरवरी तक पूरी की जाएगी, जबकि एनएच की सुरक्षा के लिए केंद्र ने अलग से 4.72 करोड़ आवंटित किए हैं। टमटा के मुताबिक हाईवे पर मरम्मत कार्य जून तक शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 22 साल से हाईवे की देखरेख बीआरओ कर रहा था, लेकिन संसद में बीआरओ के घटिया काम का मामला उठने के बाद अब केंद्र ने हाईवे का काम एनएच को दे दिया है। और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट ने सूबे के शिक्षा मंत्री और देवप्रयाग से विधायक मंत्री प्रसाद नैथानी पर हल्ला बोला है। उन्होंने देवप्रयाग विधानसभा को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा करार देते हुए मंत्री प्रसाद नैथानी पर इलाके की अनदेखी का आरोप लगाया। दिवाकर भट्ट के मुताबिक मंत्री प्रसाद नैथानी ने पिछले 3 सालों में कई योजनाओं को संचालित करने का दावा किया था, लेकिन उन पर कोई कार्य नहीं हुआ, बल्कि नैथानी उन्हीं योजनाओं का शिलान्यास कर सुर्खियां बटोर रहे हैं जो उनके वक्त में स्वीकृत की गई थी। और उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति का धरना जारी है। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में बाडागड्डी क्षेत्र के लोग ने नगर निगम में जुलूस निकालकर विरोध जाहिर किया। ग्रामीणों ने इको सेंसिटिव जोन को विकास में बाधक बताया और इसके कायदे कानूनों को हटाए जाने की मांग की। लोगों के मुताबिक इलाके में इको सेंसिटिव जोन घोषित करना जनहित में नहीं है। उनके मुताबिक क्षेत्र पहले से पिछड़ा है और इससे इलाके में और पिछड़ापन बढ़ेगा। उधर चमोली में महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और गैस सिलेंडर सब्सिडी की नई नीति को खत्म करने की मांग उठाई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि गैस सब्सिडी को खातों में जमा कराने के लिए नए नियम के चलते उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। महिलाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। और श्रीनगर में टैक्सी यूनियन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर अपनी मांग को लेकर उत्तराखंड टैक्सी यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया और शहर में जुलूस निकाला। टैक्सी चालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। टैक्सी यूनियन के नेताओं के मुताबिक सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है।
उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की बात उन्होंने कही। उत्तरकाशी में टैक्सी महासंघ ने तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखी और आरोप लगाया कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। टैक्सी यूनियन के नेताओं के मुताबिक सरकार की नई नीति से वो बर्बाद हो जाएंगे और अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। टैक्सी चालकों ने अपनी मांग के समर्थन में जुलूस निकाला। उधर हरिद्वार के हर की पौड़ी इलाके में लटके हुए बिजली के तार किसी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। यहां पहले भी कई बार शॉर्ट सर्किट से कई हादसे हो चुके हैं, यहां तक कि कई बार आग भी लग चुकी है। बावजूद इसके बिजली विभाग ने इन तारों को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है, लेकिन कोई फायदा इसका नहीं होगा। उधर चमोली के जोशीमठ से लेकर औली तक बना रोपवे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से शुरू हो गया है और हालांकि इस बार टिकट पहले से थोड़ा महंगा है, लेकिन इस रोपवे से सैलानियों को औली तक पहुंचने में सहूलियत होगी। पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक रोपवे के चालू होने से ज्यादा तादाद में सैलानी पहुंचेंगे और मंद पड़े पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी। वहीं सड़क मार्ग के बार बार बाधित होने से हो रही दिक्कतों से भी सैलानियों को नहीं जूझना पड़ेगा। बता दें आपको कि 2011 में विंटर सैफ गेम्स के बाद से ही रोपवे तकनीकी खराबी के चलते बंद पड़ा था। होगा सर, मुझे आज ही पता चला है कि रोपवे स्टार्ट हो रहा है आज और हम लोग ग्रुप में आए हैं, साथ में हम लोग अभी औली जाने वाले हैं रोपवे से। मेरा कॉलेज टूर है, 86 लोग हैं। आज ही पता चले आपको औली में केबल कार शुरू हुआ है और एंजॉय करने आए। उधर उधम सिंह नगर में प्रशासन ने पुलिस और व्यापारियों के सहयोग से पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसके व्यापार मंडल के मुख्य अधिकारी और उधम सिंह नगर के एसएसपी ने बाजार के सभी दुकानों में कागज के बैग बांटे और इसके साथ ही व्यापारियों से पॉलिथीन का उपयोग बंद करने को भी कहा। रुद्रप्रयाग में ऑपरेशन स्माइल के तहत 2 टीमों का गठन किया गया है, जो लापता लोगों के बाबत जानकारी जुटा रहे हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में 7 बच्चे लापता हैं, जिनकी एफआईआर ऊखीमठ और रुद्रप्रयाग के थानों में की गई है। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी की गई है। और अब खबर एक नजर, कुमाऊं को चारधाम से जोड़ने वाले ऐतिहासिक खैरना पुल की जल्द ही दशा सुधरने वाली है। प्रशासन ने इसको लेकर कदम उठाए हैं। शासन को इस बाबत जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। अल्मोड़ा में नियमितीकरण की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। ये कर्मचारी पालिका गेट के सामने आंदोलन कर रहे हैं।